तो SHM में ही इसको कुछ न्यूमेरिकल्स और रह गए तो उसी को कंटिन्यू करें। लिखिए इतना। भाई करिए, सॉल्व करिए, बताइए क्या आ रहा है। भाई आया कुछ आंसर? गुड, कुछ आंसर्स आने शुरू हुए। आसिया का कुछ आंसर आया। ओके, ठीक है, यश आपका सही आ रहा है। आसिया कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। चलिए भाई साथ में सॉल्व करते हैं। ये एक्सप्रेशन है वेलोसिटी, पोजीशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में। सुनो जरा यहाँ। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग, भाई इसका जो आंसर है फाइनल, दैट्स π/3 seconds. Particle executing SHMs along a straight line has a velocity of 4 meter per second when at a distance of 3 meter. हाँ हाँ उधर 5 है। तो यहां पर पहले उसने आपको वेलोसिटी दी हुई है विच इज 4 मीटर पर सेकेंड, x1 दिया है आपको 3 मीटर, ए का आपको पता नहीं और ओमेगा का भी आपको पता नहीं। तो अगर आप ये सब्स्टिट्यूट कर दें, इट्स 4 इज ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम इट। अब जो वेलोसिटी v2 है, इट्स x2 इज 4 मीटर, इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो योर 3 इज ओमेगा रूट ओवर a square minus 4 square. This is second equation.
अब ये दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, देखो सीधा सीधा काम में डिवाइड कर दूं तो इसमें से ए आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं 1 और 2, डिवाइड 1 एंड 2। तो जब आप डिवाइड कर देंगे देन 4 इज ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 9, और यहां अगर रखोगे 3 इज ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस 16। तो देखो यार ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 4/3 is root over a square minus 9 by a square minus 16। क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दिस इज 16/9 is a square minus 9 divided by a square minus 16। ऐसे होगा ना, और तो कुछ नहीं हो सकता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, और कोई तरीका नहीं था। 16a स्क्वायर, अब 16 इंटू 16, 9a स्क्वायर माइनस 81, 7a स्क्वायर, 16 इंटू 16 कितना आ रहा है यार, 256 आ रहा है। 16 इंटू 16 256 होता है, हाँ 256 होता है, 256 माइनस 81। तो ये 256 माइनस 81 कितना आ गया, इट्स 256 माइनस 81, 175 आ गया। 7a स्क्वायर आया 175, ए स्क्वायर आया 175/7 कितना आ गया, 25 आ गया, तो ए 5 आ गया। बहुत बढ़िया, उज़ैर का सही आ रहा था, ए 5 मीटर आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अगर एम्पलीट्यूड आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा यार, कहीं भी रख दो ना इसे, ए को 3 कह दो, 3 को 1 में रख देते हैं, देखते रहना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। चलो जैन ने आंसर भी बता दिया, एक बार फिर भी रख लेते हैं, यहां पर ए की वैल्यू 5 रख देते हैं। तो अगर मैं यहां रख दूं वैल्यू, तो ये आया 4 इज ओमेगा रूट ओवर इट्स ए स्क्वायर विच इज 5, 25 स्क्वायर माइनस 9, देखिए नहीं 25 माइनस 9, तो 4 हो गया ओमेगा इंटू 4, ओमेगा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। ओमेगा और ए नहीं पूछ रहा, वो आपसे कह रहा है टाइम बताओ जब ये 2.5 मीटर जाएगा एक्सट्रीम से, और स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग है अपनी मीन पोजीशन पर। हाँ, मीन से तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, कह रहा एक्सट्रीम पे चली गई स्प्रिंग, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये सेपरेशन है 5 मीटर। ये एक्सट्रीम से यहां आ गया, ये एक्सट्रीम से यहां पहुंच गया, और इसने यहां जो डिस्टेंस कवर किया है एक्सट्रीम से, वो कह रहा है एक्सट्रीम से 2.5 मीटर कर रहा है। पहली चीज तो ये कि एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, जब एक्सट्रीम से शुरू होता है तो हम इक्वेशन यूज करते हैं ए कॉस ओमेगा टी। तो पहले तो इक्वेशन लिख दें, ए 5 आया था, ओमेगा 1 आया था, 5 कॉस टी आ गया ना, ए की वैल्यू 5 आई थी। अरे मैं स्टेप्स लिख दूं वरना कुछ लोग परेशान रहेंगे कि ये कर क्या दिया मैंने। भाई ए आया था 5 मीटर, ओमेगा आया था 1 रेडियन पर सेकेंड, इसे सब्स्टिट्यूट करा तो x आया 5 cos t आया। अब ये x बताओ जरा मुझे, देखें मुझे आंसर्स तुम लोगों के। x मेजर कहां से करते हो भाई, मीन से करते हो कि एक्सट्रीम से करते हो डिस्टेंस, कोई नहीं बताएगा। हाँ ये देखो, साजिद का आया आंसर, हर्षित का आया, उजैर का आया, इफ्फत का आया, खुदा का आया, मरियम, सब सही बता रहे हैं, मीन से करते हैं ना। कहां से मेजर करते हैं, मीन से। ये उसने यहां से ये चाहिए होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.5, 2.5।
यहाँ तो खैर फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन याद रखना हमेशा हम मीन से लेते हैं, एक्सट्रीम से डिस्टेंस मत ले लेना, गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो 2.5 इज 5 cos t, 2.5 by 5 is cos t, cos t is 1 by 2, cos t 1 by 2 कब आता है भाई, 60 होता है ना, 60 डिग्री का मतलब क्या आ गया, पाई बाय 3। तो ये टाइम आ गया आपका पाई बाय 3। अब तो इसको यार डिग्री में मत रख देना, गड़बड़ हो जाएगी, सब सब रेडियन में रखना होता है, पाई बाय 3 सेकंड। अबे जो है पाई बाय 3 कर। मरियम ने कह रही है सबट्रैक्ट क्यों किया, मरियम ये जो 2.5 दिया है ना, एक्सट्रीम से दिया है, डिस्टेंस कभी एक्सट्रीम से मेजर नहीं करते हैं, दिस डिस्टेंस x इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन, इसलिए मैंने सबट्रैक्ट कर मीन की टर्म्स में निकाल दिया। और बताओ भाई, डाउट्स बताओ, और जल्दी जल्दी बताना शुरू करो डाउट्स। अब देखो मैं एक एक का नाम पूछूंगा ना, तो कोई बताएगा नहीं। आतिफ, राम, परचानी, हिमांशु, भाई क्लियर है सबका, आगे बढ़े, दो न्यूमेरिकल और करते हैं। नहीं नहीं, अलग अलग लगता है। हाँ, टाइम को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ, 5 मीटर एम्पलीट्यूड है। नहीं, अलग अलग टाइम लगेगा, मीन पर वेलोसिटी अलग होती है, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी अलग होती है, अलग अलग लगेगा। Why is acceleration the pendulum a function of displacement? कांस्टेंट क्यों होना चाहिए भाई, जब ये ऑसिलेट कर रहा है, you're taking a component of displacement and that component of acceleration and that component depend upon this angle theta। अलग अलग पोजीशंस में तो एंगल थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी, यश, तो एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ, एक मिनट, अब मुझे ये, सर जी सर मुझे पूछना था कि सर जब हमने कल करा था सर, उसमें तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और सर में उसमें फाइव बनता सर। दोबारा दोबारा दोबारा, क्या कह दिया तुमने? सर हमने जब वो कल एक्सट्रीम वाले वो लिया था इक्वेशन, हम्म सर उसमें साइन फाइव वन आ रहा था सर, इसमें कॉस फाइव हमने वन, सर ये वाली इक्वेशन समझ नहीं आई सर बस। जल्दी जाना उस पिछले वाली पर, मैंने जो दूसरा केस कराया था ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट में, उसमें सेकंड वाले केस पर जाना जरा, जब एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो क्या लिखा था मैंने, जल्दी देखो। फाइव जीरो जी सर, सॉरी सर। चलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कायनात, फर्स्ट स्लाइड, हाँ जी फर्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ। सामिया, साइन वाला अगर यूज करेंगे ना आप, तो ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट लगाना होगा, अगर आप साइन वाला यूज करेंगे सामिया, तो आपको ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट लगाना होगा। कायनात, आप थी कल क्लास में? कि सर ये साइन वाला फॉर्मूला टफ लेगा तो है निकल तो सकता है ना आंसर। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन जब आप साइन वाला लेंगे ना, तो रिलेशन ये आएगा, अगर आप देखोगे, मैंने कल लिखवाया भी था आपको, जब मैं बता रहा था कि फेस कांस्टेंट कैसे सेट करते हैं, तो बताया था कि अगर एक्सट्रीम से आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कायनात, कायनात बस अभी 5-10 मिनट की बात है, दो न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं फटाफट, उसके बाद फिर मैं जो स्टार्ट करूंगा वो बिल्कुल फ्रेश है, परेशानी नहीं होगी, बस दो न्यूमेरिकल मुझे कराने हैं। चलिए इसको भी लिख लो जल्दी से।
दो क्वेश्चंस और हैं हाँ? बस दो क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम कुछ नया स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक ये अच्छा क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में भी था। फॉर अ पार्टिकल इन, या जितना मैं टाइम लिखने में लगाऊंगा, 1 मिनट। असाइनमेंट मेरे पास यहाँ नहीं, लिखना ही पड़ेगा। चलो खैर मैं लिख देता हूँ। फॉर अ पार्टिकल इन एसएचएम आपको इक्वेशन ये दी हुई है, x इज a sin 2 पाई t, ये इक्वेशन दी हुई है। वो कहता है t1 है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है जो असाइनमेंट कल दिया था। टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a/2, और t1 है टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम x इक्वल टू a/2 टू x इक्वल टू, T2 नहीं होगा? सर T1? टी एक ही है। अच्छा एक ही है, चलिए दो कर देते हैं। फिर वो कहता है फाइंड t1 और t2 का रेशियो, ये निकालने को क्या। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इक्वेशन दी हुई है 0 से a/2 में, 0 से a/2 तक x कितना आ गया, a/2 आ गया। रख दिया वैल्यूज, x की जगह a/2 रख दिया, इसे a रख दिया, साइन आ गया, इट्स 2 पाई इंटू t1। तुम्हारे करने के लिए होमवर्क था ये, तो नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा ना। 1/2 इज साइन 2 पाई t1। साइन 2 पाई t1 है, कब आता है, जब ये साइन, हाँ हर्षित तुम्हारा सही आ रहा है। साइन π/3 इज साइन 2 पाई t1 भाई, हाफ तो 30 डिग्री पर आता है जो π/6 होता है। तो 2 पाई t1 की जगह π/6 आ गया, आप लिख सकते हैं π/6 है 2 पाई t1। t1 आ गया π/6 इंटू 2 पाई, इट गेट्स कैंसल्ड आउट, t1 आ गया 1/12 सेकेंड्स। ये आपका t1 है विच इज 1/12 सेकेंड्स। दिस इज योर t, 1/12 सेकेंड इज योर t। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये तो कौन सा था, 0 से लेकर a/2, फिर कह रहा है a/2 से लेकर a तक का टाइम जो है दैट इज t2। अब इसमें तुम थोड़ा सा ना टाइम बचा सकते हो, a/2 से a तक जाने के टाइम में तुम चीजें बदल सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो सब। ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब x इक्वल टू 0। बहुत ढंग से देखना इसे, बहुत ढंग से देखिएगा इसको। मैं यहां तक ले गया, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज a/2। मैं इसे उठाकर यहां तक ले गया, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज x इज इक्वल टू a। यहां से यहां तक का तो टाइम पता है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो t1 है, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लगा t2। अब मुझे ये बता दो, बस थोड़ी सी अकल लगाना, ऑसिलेशन की टर्म्स में मीन से लेकर एक्सट्रीम तक जाना कितना ऑसिलेशन है, 1 ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन, 1/3, 1/4, कितना ऑसिलेशन। मीन से 1. एक्सट्रीम तक चला गया, कितने ऑसिलेशन हुए, Sorry, half. हाफ। अबे बेवकूफ हो, सुनो, ये मीन, एक ऑसिलेशन देखो कब कंप्लीट होता है, हर्षित ने सही कहा 1/4 यार। एक ऑसिलेशन देखो कब कंप्लीट होता है, स्प्रिंग यहां थी, मीन से एक्सट्रीम पर गई, 1 से 2 पर गई, फिर 2 से 1 पर आई, पहले ऐसे गई, लाइन गिनते रहना, जितनी लाइन होंगी उतनी लाइन जोड़कर एक ऑसिलेशन बनेगा। फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पर गया, यहां गया ऐसे, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया, अब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। तो एक ऑसिलेशन में कितनी बार एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर ये आया, तब एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। तो मीन से अगर एक्सट्रीम पर गया तो कितना ऑसिलेशन, 1/4। मीन से एक्सट्रीम कितना, 1/4 ऑसिलेशन।
1/4 ऑसिलेशन का मतलब टाइम कितना लगा? एक ऑसिलेशन में तो टाइम पीरियड के इक्वल लगता है, 1/4 में कितना टाइम लगा? अरे बता दो, 1/4 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? इतना ही तो लगेगा यार। एक ऑसिलेशन में अगर टी टाइम लगता है तो 1/4 ऑसिलेशन में कितना लगेगा? T/4 लगेगा, नहीं लगेगा? यस सर। ये बताओ मुझे, यहां से यहां तक समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. ये आया सबको? 1/4 Yes, sir. ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में टाइम कितना लगता है? टाइम पीरियड के इक्वल। तो 1/4 ऑसिलेशन में कितना लग जाएगा? टाइम पीरियड का हाफ, 1/4 कर दो, T/4। अब यहां देखो, यहां देखकर कोई बता सकता है मुझे ओमेगा कितना है? 2 पाई। हाँ देखो यहां से, जी साजिद, टाइम पीरियड से ये जो है, ये 2 पाई, ये 2 पाई है क्या? ये 2 पाई ओमेगा है। तो मैं यहां कहीं निकाल करना इसे रख देता हूं टाइम पीरियड को। ओमेगा है 2 पाई। इतना तुम्हें याद होना चाहिए कि ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी विच इज 2 पाई। 2 पाई से गया 2 पाई, टाइम पीरियड आ गया 1 सेकेंड। तो अब देखना जरा नेक्स्ट स्टेप, टाइम टेकन फ्रॉम O टू A, 0 से लेकर A तक, इज T/4 which is equal to 1/4 seconds. 1/4 ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज 1/4 सेकेंड्स। अब आप लिख कैसे सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हैं, T1 क्या था? टाइम था 0 से लेकर A/2 में। T2 कौन सा टाइम था? A/2 से लेकर A तक। और ये कौन सा टाइम है? 0 से लेकर A तक। 1/4 सेकेंड्स है 0 से लेकर A तक। तो अगर जरा सी अकल चलती हो तुम्हारी तो दिख रहा है इन दोनों को ऐड कर ये आएगा। यस सर। T1 प्लस T2 इज 1/4। T1 तुम्हें पता है, T1 कितना निकाला था? 1/12। T2 कितना आ जाएगा? ट्वेल्व। 3 minus 1, 2/12, 1/6. So this is your T2 which is 1/6 seconds and this is your T1 which is 1/12. तो ये आपका T1 is 1/12 seconds and T2 is 1/6 seconds. अब आप चाहो तो रेशियो ले लो, जो करना है करो उसका। चलो भाई जल्दी से लिख डालो इतना। साजिद देख रहे हो, 0 से A/2 और A/2 से A तक जाने में टाइम सेम नहीं लग रहा? जो तुम लास्ट न्यूमेरिकल में पूछ रहे थे, ऐसे नहीं होगा 0 से A/2 और A/2 से A तक जाने में सेम टाइम लग जाए, स्पीड चेंज होती है। इतना लिख लो तो बताओ, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ मुझे, खामोश क्यों बैठे हो इतने? ये हो जाए इतना बताओ मुझको, फिर हम आगे कुछ स्टार्ट करेंगे ढंग का। सबने लिखा? चेंज करूं शीट? चलो स्लाइड चेंज करते हैं ना। No, sir. स्लाइड चेंज करते No, sir. हैं, नहीं करें। सर जी बताइए। सर हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि द टाइम टेकन फ्रॉम टू रीच फ्रॉम A/2 टू A इज इक्वल टू द टाइम टेकन फ्रॉम टू रीच A/2 फ्रॉम A। हाँ बिल्कुल। सर तो हम A/2 कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। कॉस के फॉर्मूला जब आप लगाएंगे ना तो उसमें आपका फेज कांस्टेंट π/2 आएगा, क्योंकि साइन या कॉस का जो आप फॉर्मूला लगाते हैं वो इस पर नहीं डिपेंड करता है कि डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हो।
वो इस पर डिपेंड करता है कि जब तुमने देखना शुरू किया था तो सिस्टम कहाँ था, मीन या एक्सट्रीम पर। जब उसने ये दे दिया ना तुम्हें, तो उसने कहा टाइम तुम्हारा शुरू हुआ है मीन से, अब करो। तो ऐसा नहीं हो जाएगा वहां a cos 2 pi t आप लिख देंगे। यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे यहाँ t/4 वाले पे जाना चाह रहा हूँ। a/2 से लेकर a तक ले जाने में इश्यूज हैं। a से a/2 आना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ वापस आना पड़ेगा। अब तो लिख लिया होगा। सर बट आंसर सेम आ रहा है। हाँ, सर आंसर सेम आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है। तुम क्या यूज करो, a cos 2 pi t। यस सर। इसको करके देखना, अभी तो a/2 था ना, सिमेट्रिकल से था, कुछ और ले लेना, a/3 ले लेना, फिर सॉल्व करके देखना। चलो जी, एक क्वेश्चन और है बस, उसे और फिर उसके बाद हम स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे। बस एक क्वेश्चन और, अच्छा 1 मिनट और है। चलिए मैं यहाँ क्वेश्चन तो लिख देता हूँ, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। ये भी असाइनमेंट का था, वर्टिकल मोशन of a huge piston is approximately SHM with frequency 0.5 Hertz. (10 kg) is placed on the piston. What is the maximum amplitude of pistons SHM for the block and piston to remain together? तो भाई देखो, यहाँ हो क्या रहा है, एक स्प्रिंग है, इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। ऐसे मान लो एक स्प्रिंग है, इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर आपने एक ब्लॉक रख दिया, ये स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है। कह रहा है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बता दो ब्लॉक का। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता दो पिस्टन का फॉर द ब्लॉक एंड पिस्टन टू रिमेन टुगेदर। अब सुनो, ब्लॉक पर जो फोर्सेस काम कर रही होंगी, क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी भाई? एक तो नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, और एक स्प्रिंग की वजह से एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिसे आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि एक्सीलरेशन होता है -ओमेगा² (x)/SHM में। तो भाई ये कब उठेगा? ये तब उठेगा जब ये फोर्स इसे एक्सीड कर जाएगी। जब तक वेट ज्यादा है रीस्टोरिंग फोर्स से, ब्लॉक जम के रहेगा इसके ऊपर। एक बार रीस्टोरिंग फोर्स वेट से ज्यादा होगी तो उठ जाएगा। भाई मैं तो मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहा हूं, तो इसे मैं नेगेटिव साइन नहीं लिखूंगा, m(ओमेगा²x) लिख दिया। चलिए तो ये चला गया। अब परेशानी ये है कि एक्स, आप एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है। तो आप कौन सा एक्सीलरेशन लेंगे जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, ताकि पता हो ना आपको कि मैक्सिमम इतना एक्सीलरेशन एक्ट कर रहा है, उस पर अगर नहीं उठा तो कभी नहीं उठेगा। मैक्सिमम एक्सीलरेशन के लिए x कितना होता है, a। तो आपने ऐसे लिख दिया g is greater than (ओमेगा²a).
और आपने ऐसे लिख दिया ओमेगा स्क्वायर ए इज लेस देन, और आपने ऐसे लिख दिया ए इज लेस देन इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, वो मैक्सिमम वैल्यू भी वेट को एक्सीड ना कर पाए, तभी तो बात है, तभी तो नहीं उठेगा ये। तो ये आपने लिख दिया, ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए, दिस इज। तो ये क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पर। अब हम क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, फिर मैं सॉल्यूशन पर आ जाऊंगा। अब सिस्टम्स देखते हैं जो एसएचएम में। Done, sir. चलिए सबने लिख दिया इसको। No, sir, wait. सर अभी आप प्लीज री एक्सप्लेन कर देंगे। हैं जी, सर री एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। दोबारा बोलिए हर्ष, आवाज नहीं आ रही आपके से। क्या कह रहे हैं हर्ष? अभी मैं आता हूँ, सॉल्यूशन पर आता हूँ, फिर बताता हूँ। सर वो री एक्सप्लेन करने को कह रहे थे। हाँ मैं लिख दिया उसमें। अभी आ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लें या फिर सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ। चलिए भाई इसको लिखना शुरू कीजिए। तो हर्षित, एक स्प्रिंग है जो ऑसिलेट कर रही है, जिस पर एक मास रखा हुआ है। मास, अब मास पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही होंगी? एक वेट एक्ट कर रहा होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी। वो कह रहा है मास को उठना नहीं है, मास इसके साथ अटैच रहे। तो मास अटैच तभी रह सकता है जब वेट रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा हो। रिस्टोरिंग फोर्स वेरिएबल है, वेरी करती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू से मास को ज्यादा होना चाहिए। तो हमने कहा वेट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? जब एक्स ए होता है, तो इसको एक्स की जगह ए रख दिया, ए निकाल दिया। हाँ जी हर्षित। यस सर। सर जो ये ग्रेटर होगा वो स्लाइटली ग्रेटर होगा ना, क्योंकि अगर ज्यादा ग्रेटर होगा तो हो सकता है कि ऑसिलेशन ही ना हो। अब वो तो आप स्लाइटली, और अगर ज्यादा भी ग्रेटर है तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होगा, ऑसिलेशन तो हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कम होगा। अब इतना ओके कम हो ओके, सकता है कि आप उसे फिजिकली ऑब्जर्व ना कर पाए, बट एम्पलीट्यूड कम हो। गॉट इट सर, थैंक यू सर। चलो जी, ये लिख लिया सबने? ये खत्म हुआ। सो ये क्वेश्चंस थे आपके एसएचएम वगैरह के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब इस सिस्टम्स में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। यहाँ ज्यादातर चीजें बेसिकली जो कुछ भी इसमें आप करोगे वो है न्यूमेरिकल, जैसे बुक्स में डेरिवेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपके पास 4-5 सिस्टम्स हैं। पहले एक सिस्टम है जिसे आप स्प्रिंग कहोगे, स्प्रिंग का सिस्टम आपको स्टडी करना है। स्प्रिंग के बाद आपको सिंपल पेंडुलम स्टडी करना है। आतिफ है एसएचएम का, लेकिन ऑलमोस्ट फ्रेश है, समझ में आ जाता है आसानी से, पीछे वाली चीजों से बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग हो गया, सिंपल पेंडुलम हो गया। सिंपल पेंडुलम के बाद लिक्विड इन यूट्यूब है, बहुत सिस्टम है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर है, बॉल थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। ये 5 प्रोमिनेंट सिस्टम। चलो इसे लिख लो, स्प्रिंग से स्टार्ट करो।
भाई देखिए, आपको एक स्प्रिंग दी है, इस स्प्रिंग को आपने मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इसे रिलीज कर दिया। आपको प्रूफ करना है कि ये स्प्रिंग एसएचएम में होगी। अब स्प्रिंग में प्रूफ करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें पता है स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है ये इस फॉर्म में होती है माइनस ऑफ के एक्स। बस ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसने बता दिया कि सिस्टम एसएचएम में। स्प्रिंग के अलावा और जो सिस्टम होंगे वहां ये प्रूफ करना होगा कि रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस ऑफ के एक्स, लेकिन स्प्रिंग में नहीं करना होगा, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग में यही है। तो दिस स्प्रिंग इज इन एसएचएम। अब ये चाहे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो या वर्टिकल स्प्रिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल स्प्रिंग हो, दोनों ही स्प्रिंग्स आपकी एसएचएम में होंगी। हॉरिजॉन्टल हो या आप इसे ऐसे करके वर्टिकल कर दें, जैसे आप स्ट्रेच करोगे यहां भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, दोनों एसएचएम में। फिर वो आपसे कहता है अच्छा एसएचएम प्रूफ हो गया। देखो स्प्रिंग का सिस्टम सबसे इजी है, कुछ प्रूफ ही नहीं करना। पता है तुम्हें बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग एसएचएम में होती है, आगे के सिस्टम्स में प्रूफ करना होगा। तो ये जो स्टेप्स आप यहाँ सीखोगे ये आगे के सिस्टम्स में काम आएंगे। फिर वो कहता है अच्छा आ गया, अब एक काम करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर दो। तो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी एक्सप्रेशन जानते हैं, आप जानते हैं इट्स रूट ओवर के बाय एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। इस सिस्टम में के ही है, बाकी के सिस्टम्स में हो सकता है के डेंसिटी पर डिपेंड करता है, के रेजिस्टिविटी पर, डेंसिटी के अलावा किसी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर के डिपेंड करता है। तो वो सारी टर्म्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ से फिर टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा को आप लिख सकते हैं 2π/t, 2π/t होता है रूट ओवर के बाय एम। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड लिख सकते हैं, इट्स 2π रूट ओवर m by k। नाउ दैट्स द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया 2π रूट ओवर m by k। अब एक सिंगल स्प्रिंग में तो कोई बहुत ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। एक ही क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, करा देता हूँ, इसे लिख लो। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ इसके ऊपर। फिर देखेंगे स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग विच इज इंपॉर्टेंट। Sir, 1 second. Done, sir. देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको एक ऐसे कर करना, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पकड़ ली, ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, इससे एक मास अटैच कर दिया 2.5 kg का। इसे कॉलर कहेगा, वो क्वेश्चन की जब लैंग्वेज लिखवाऊंगा इसे कॉलर कहेगा। वो कहता है इसको खींचा, इसको कुछ खींचेगा, इसको ये खींच के ले जाएगा यहां तक। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर से। तो भाई ये 10 सेंटीमीटर से खींच के छोड़ दिया, तो सबसे ज्यादा तो ये 10 सेंटीमीटर ही ऑसिलेट कर सकता है, तो ये एम्पलीट्यूड है, इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। तो वो आपसे क्वेश्चन में कहता है आप 5 kg कॉलर, अरे 5 kg है, 2.5 गलत बना दिया, 5 kg कॉलर इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग
और स्प्रिंग कांस्टेंट 500 न्यूटन पर मीटर. It slides without friction. 5 लेंगे यार, 5 लेंगे. हाँ, मैं भी ठीक करता हूं इसे. Without friction on a horizontal rod. Collar is displaced from its equilibrium position by 10 centimeter and released. Calculate first part. Time period of oscillation. Time period of oscillation. दूसरा part. Maximum speed. तीसरा part. Maximum acceleration. ये दिया हुआ है आपको. और ये आपको 2.5 नहीं 5 kg. देखिए बड़ा सीधा साधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल उसने दिया है. ऑसिलेट ही तो करेगा. तो पहले पार्ट में कह रहा है टाइम पीरियड. देखिए टाइम पीरियड का भी रिलेशन हमने निकाला था, √/m/k. यही तो था. यही था. वैल्यू रख दो. इट्स 2π √/m. मास कितना है 5 kg. k कितना है 500. तो ये टाइम पीरियड आया 2π √/1/100 इज 10. तो इट्स 2π/10 सेकेंड आ गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में वो कहता है मैक्सिमम स्पीड निकालो. भाई अगर आपको पिछली कुछ चीजें याद हैं तो मैक्सिमम स्पीड आता था ओमेगा इंटू ए. ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड इंटू ए. टाइम पीरियड आप निकाल चुके हैं. एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है कितना है 10 सेंटीमीटर. 0.1 मीटर. तो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो V max आ जाएगा. इट्स ओमेगा which is 2π/t. T is this 2π/t. T कितना है? T is 2π/10 into 0.1. 2π से 2π गया. V max आ गया 0.1 multiplied by 10. तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट्स 1 मीटर पर सेकेंड. थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स. मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए एक्स को एम्पलीट्यूड के इक्वल लेते हैं. ओमेगा स्क्वायर को लिख दो k/m इंटू ए. सारी वैल्यू तुम्हें पता है. k है 500, m है 5 kg, a है 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर. इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. ये बताइए मुझे समझ में आया? यस में डाउट है कुछ? इसके फौरन बाद में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग पर आ जाऊंगा. भाई तोयबा, हिमांशु, हुआ ये? शफात, कुछ नहीं हो रहा आज? हिमांशु कितनी क्लासेस मिस कर रही हैं एसएचएम की? ये बड़ा परेशान करेगा तुम्हें ये लंबी छुट्टी. अब तुम्हारे पास ये है कि रिकॉर्डिंग्स तो सारी पड़ी हुई हैं चैनल पर. रिकॉर्डिंग्स उठाओ, उन्हें सुनो. लंबी छुट्टी तो परेशान करेगी तुम्हें. तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा तुम्हें. अजलान, हुआ ये?
हिमांशु तुम्हें लेक्चर सुनने पड़ेंगे। मुशर्रफ हुआ ये समझ में आया? ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए ये लिखा, इसको लिखिए। लिखिए हिमांशु। सर जी सर। सर वो के स्क्वायर बाय एम नहीं होगा सर? क्या ओमेगा? हाँ सर, ओमेगा की ओमेगा जगह स्क्वायर के बाय एम होता है। ओ जी सर, जी सर। ठीक है रशाद। साद बिल्कुल नहीं हो रहा आज, या स्प्रिंग वाला सिस्टम आया समझ में? हो रहा है, चलो यार इस चैप्टर का ना मैं कुछ कर नहीं सकता, ये है थोड़ा सा इन्वॉल्व, ये बहुत चीजें यूज करता है। चलिए भाई मैं इसको फिर नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये तो एक सिंगल स्प्रिंग थी, इसमें परेशानी नहीं है। आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। लिख लिया था ना लास्ट वाला सबने? पिछली स्लाइड लगा दीजिए। जी जी लिख लीजिए। सर डन। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर एक आध, तो मैं इसमें डिराइव नहीं कराऊंगा, रिजल्ट्स लिखूंगा और उसे न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बिल्कुल वैसी है जैसे आपने क्लास 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था। बस होगा ऐसा, जो रेजिस्टर का सीरीज का फॉर्मूला आ रहा था वो स्प्रिंग में पैरेलल में यूज होगा, जो रेजिस्टर का पैरेलल का था वो स्प्रिंग में सीरीज में, कुछ ऐसा फॉर्मूला ड्राइव होकर आता है। तो पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, बैक टू बैक स्प्रिंग्स लगी हुई है, ये आपने स्प्रिंग दी, ये कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट कर दी, और इसके साथ आपने ये ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। दिस इज K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, K3 स्प्रिंग कांस्टेंट। आप इसे खींच रहे हो किसी फोर्स से, सबके अंदर सेम रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। Restoring force in each spring is same, exactly same restoring force हर स्प्रिंग में डेवलप होती है। या आप इसे ऐसे देखिए, यह है एक ऐसे लगा दिए K1 K2 K3, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी हो, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। आपका काम क्या होता है, आपको सारी स्प्रिंग्स को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करना होता है। आपका काम ये होता है कि सारी स्प्रिंग हटा दो, एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो, और वो सिंगल स्प्रिंग उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना ये सब कर रही है। इफेक्ट प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, टाइम पीरियड ऑसिलेशन का वही हो जो इन सारी स्प्रिंग्स की वजह से था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वही हो जो इन सारी स्प्रिंग्स की वजह से थी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, we can replace all springs by a single spring known as equivalent spring x अलग अलग होगा ना, सब में x अलग अलग होगा, फोर्स kx होती है, k अलग x अलग, फोर्स सेम, x ऐसे आएगा ताकि k into x सबका सेम रहे, known as equivalent spring having
equivalent spring constant, having equivalent spring constant. सबको हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग लगा दी तुमने, ये करा तुमने, कहा सबको हटाओ एक लगाओ, और इस एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तुम कह रहे हो के इक्विवेलेंट है। जैसे पढ़ते थे क्लास 10 में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, सारे रेजिस्टर हटा दो एक लगा दो, जो इतना इफेक्ट प्रोड्यूस करे इतना सब मिलके कर रहे थे, दैट्स के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाय के इक्विवेलेंट इज 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। ये पिछले साल तक मैं डिराइव कराता था, जरूरत नहीं unnecessary derivation। 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k, that series combination। सीरीज की तरह देखो स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में या अभी 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 मैं आऊंगा पीछे, सुनते रहिए थोड़ी देर। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है सारी स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन सेम होगा, सेम एलोंगेशन और कंप्रेशन in all strings. So not strings, springs. अगर सारी स्प्रिंग्स एक अमाउंट से ही स्ट्रेच होती हैं और एक अमाउंट से ही कंप्रेस होती हैं तो आप कहेंगे ये सब पैरेलल में है। जैसे मैंने कई स्प्रिंग्स ली, एक ये ली, एक ये ली, एक ये स्प्रिंग ली, एक ये स्प्रिंग ली, तीनों स्प्रिंग्स को एक बड़े से मास से अटैच कर दी। यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k1, यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k2, यहां स्प्रिंग कांस्टेंट k3, तीनों को एक मास से अटैच किया हुआ। तो यहां होगा क्या, तीनों स्प्रिंग्स के अंदर एक्सटेंशन सेम होगा, एक ही अमाउंट से तीनों स्ट्रेच होंगी, दे आर इन पैरेलल। ऐसे भी रख सकते हैं आप इस काम को ऐसे भी कर सकते थे। ये करने के बहुत सारे तरीके। जी जी रशाद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी सेम कहानी। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि ये स्प्रिंग लें और यहां से एक मास लें और एक स्प्रिंग और लें और आप इन्हें कनेक्ट कर दें, ये भी एक ही चीज है। जितना ये स्ट्रेच कंप्रेस होगी K2 उतनी फर्स्ट वाली स्प्रिंग स्ट्रेच होगी। ये सब पैरेलल के एग्जांपल्स है। पैरेलल में K इक्विवेलेंट याद रखिएगा, जस्ट ऐड करते चले जाइए, K1 प्लस K2 प्लस K3 एंड ऑल, दैट्स K। अब इन दोनों ही केसेस में अगर वो आपसे कहते हैं भाई टाइम पीरियड बताओ, बता दो उसे, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर m बाय k इक्विवेलेंट। बस k की जगह k इक्विवेलेंट यूज करेंगे। यहां भी कहता है टाइम पीरियड बताओ, तो ऐसे बता दो उसे, इट्स 2 पाई रूट ओवर m बाय k इक्विवेलेंट, ऐसे टाइम पीरियड आ जाए। इतना लिखने के बाद ना मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाना कि मैं तुम्हें बहुत सारी स्प्रिंग दे रहा हूं, मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग ये दी और मैंने तुम्हें एक स्प्रिंग ये दी, मैंने ऐसे कनेक्ट किया और यहां से एक स्प्रिंग और लगा दी, इसके साथ एक स्प्रिंग और लगा दी, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहां मैंने मास लगा दिया। ऐसे कई हो सकते हैं, कई स्प्रिंग्स लगा सकता है, ये k और ये 2k। कह रहा है टाइम पीरियड बता दो सिस्टम का, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। चलिए इसको इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सर एक सेकंड के लिए नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। अरे अरे एक मिनट रुक जाओ, पहले इसको लिखना तो बच्चों को पता, तुम्हें क्वेश्चन की जल्दी हो रही है। एक मिनट।
जी शफक, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक ही आएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा। ओके, देखिए हिमांशु। देखिए लिखिए। सर जी सर ये कैसे है पैरेलल में जो आपने फिगर बना रखा है जिसके मास के लेफ्ट और राइट साइड में स्प्रिंग्स लगी है? भाई, राइट वाली जिस अमाउंट से कंप्रेस होगी, दूसरी वाली उसी अमाउंट से स्ट्रेच होगी। यस सर। एक्सटेंशन कंप्रेशन सेम आया। जी सर ओके अच्छा सर। तो यार इसे सॉल्व करके बता दो मुझे जरा सा। सर और ये सीरीज में सभी का रिस्टोरिंग फोर्स सेम की होगा, उनमें कंप्रेशन भी अलग, मतलब स्ट्रेचिंग भी अलग होगी और उनका वो भी अलग अलग है। अबे, के भी एक्स, के और एक्स दोनों अलग अलग होंगे ना, तो दो अलग अलग चीजों को मल्टीप्लाई कर कर सेम नहीं आ सकता। सर आ सकता है सर। बस ऐसे ही वो अपने आप को एक्सचेंज होगा ताकि दोनों की फोर्स सेम रहे। एक्स कुछ ऐसे आएगा ताकि भाई एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होता है ना। ये सर मतलब इसका कोई प्रूफ है? हाँ सारे प्रूफ है, टाइम नहीं है आज तक ये proof का। ओके सर। तुम्हारी अपनी बैच के अंदर सारा ड्राइव करा के दिखाया था, रिकॉर्डिंग देख। और पैरेलल में रिस्टोरिंग फोर्स सेम नहीं होगा? नहीं सेम नहीं, ओके सर, थैंक यू सर। अपनी बैच की रिकॉर्डिंग देख शाम कर। आंसर देखें जरा, एक मिनट रुक जाओ, एक मैं खुद भी तो सॉल्व करूँ ना। रूट होगा m बाय, अब देखें किसका मैच कर रहा है। इल्मा का गलत है, रशात का भी गलत है, इफ साजिद का भी गलत आ रहा है, किसी का भी सही नहीं है, इफ़त भी गड़बड़ कर रही है, यश का भी गलत है, रशात का भी गलत है, अरे कोई है, मुबशरा का भी गलत जा रहा है, हर्षित का कहाँ गया, गलत है हर्षित, तुम्हारा भी गलत है, आसिया का भी गलत आ रहा है। अब गड़बड़ मार रहे हो। चलो भाई सुनो 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 सुनो, क्या बेवकूफियां करते हो तुम भाई। सुनो, के और टू के सीरीज में, नाम दे रहा हूं मैं स्प्रिंग्स को, मतलब ये वैसे ऐसे क्लास 10th में करते थे। साजिद गलत आ रहा है। 1 2 3 4, 1 and 2 पैरेलल में, 3 और 4 सीरीज में, 1 and 2 इन पैरेलल। तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, K1 2 को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। डायरेक्टली कैसे ऐड करोगे, पहले का K है, दूसरे का 2K है, दिस इज K प्लस 2K विच इज इक्वल टू 3K। 3 और 4 सीरीज में है, 3 है और 4 है सीरीज में। सीरीज में ऐसे निकालते हैं, 1/K34 इज 1/K3 प्लस 1/K4। तो 1/K34 आया। शफात कुछ गड़बड़े बचे, 1/K प्लस 1/2K। So 1/K34 है, it's 2K is LCM, it's 2 plus 1। 1/K34 है 3/2K, K34 है 2K/3, ये K34 आ गया। अब अगर K34 भी आ गया ना, तो तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड इज 2। अच्छा अभी तो सॉल्व भी कहूंगा। अब तो तुम्हें डिसाइड करना है K12 और K34 कैसे सीरीज। भाई तुमने देखो करा क्या, 1 और 2 को कंबाइन कर कर एक स्प्रिंग बना दी तुमने, K12।
फिर उसके साथ एक स्प्रिंग बना दी तुमने इन दोनों को कंबाइन कर K34, इन दोनों को कंबाइन किया, एक स्प्रिंग बना दी, इन्हें कंबाइन किया, एक स्प्रिंग बना दी। भाई बताओ यहां तक आया आप लोगों के समझ में? साद सर जब हमने एलसीएम लिया तो 2k + k होगा ना? एलसीएम लिया तो 2k क्यों भाई, क्यों 2 क्या है ना एलसीएम k और 2k का? सर नहीं, ऊपर 2k 2 + 1 जो लिखा है आपने। ठीक होगा, k से k कैंसिल डिवाइड हुआ, 2 बचा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 2k से 2k डिवाइड किया, 1 आया, 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया ना, सही तो ले रहा हूँ। 1/k इक्वल सीरीज में है ये दोनों, तो ये आया 1/k12 + 1/k34, तो 1/k इक्वलेंट आ गया 1/k12 विच इज 3k, 1/k34 विच इज 2k/3, तो 3 ऊपर चला गया, तो 1/k इक्वलेंट आया, एलसीएम इज 6k, ये आ जाएगा 2 + 9। अरे सही तो आ रहा था तुम लोगों में, नहीं गड़बड़ कर रहा था। 11/6k, अच्छा मैं ही गलत कैलकुलेट कर रहा था। k इक्वलेंट आया 6k/11। अगर k इक्वलेंट आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/6k × 11। मैं ही गड़बड़ मार रहा था। हाँ यार सबका सही था, बहुत सारे लोगों का सही था। मैं पता नहीं क्या कैलकुलेट कर रहा था, 11 की जगह मुझे लग रहा था 8 आएगा, मैं यहाँ कुछ हिसाब बिगाड़ रहा था। सही है, सही है भाई, बहुत सारे बच्चे सही थे। एक क्वेश्चन और तुम्हें बता दूं स्प्रिंग पर, उसमें एक शॉर्टकट टेक्निक यूज होती है, पूरा तो नहीं सॉल्व कराऊंगा, टेक्निक से सॉल्व करा दूंगा, कहीं दिख गया तुम्हें क्वेश्चन तो तुम्हें आना चाहिए। सर वो m के आगे क्या है? m के आगे 11, ये ओके ना सर। तो रखा तू 6k/11, लिखो 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 इतना। साजिद देखो ना, दोनों में एक्सटेंशन तो सेम होगा 1 और 2 में, यही तो था पैरेलल। देखो इन दोनों से इसे कंपेयर कर लो, अब इसे खींचोगे तो दोनों सेम अमाउंट से स्ट्रेच होंगे, इसलिए बात मैं लिखा आप लोगों ने इतना। एक क्वेश्चन और कराऊंगा स्प्रिंग पर, फिर पेंडुलम पे चलेंगे। नहीं सर वेट। डन सर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सिस्टम है इसे सॉल्व करने का एग्जैक्ट जो तरीका है वो है तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन अब सेंटर ऑफ मास कराए हुए तो बहुत अरसा हो गया, मैं इसको आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं, उससे हम इसे सॉल्व करें। ये जब मैं आप लोग कुछ बच्चों को इस सैटरडे वाला जब मैं करा रहा था तो मैंने सेंटर ऑफ मास फ्रेम सिखाया था,
तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन इसको तो हम शॉर्टकट से करेंगे। देखो, दो मास लगा दिए, वो आपसे कहता है कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसे करने का एक बहुत आसान सा तरीका होता है। वैसे तो ये लेंदी प्रॉब्लम है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे, दो मासेस हैं, स्प्रिंग को दो पार्ट्स में मानना होता है। शॉर्टकट ट्रिक ये है कि यहां पर एक, इन दोनों मासेस को हटाकर एक मास लगा दो जिसे कहते हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस मास को म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिड्यूस मास कैलकुलेट करने का तरीका है m1 m2 by m1 plus m2। एक बार रिड्यूस मास आ गया तो दोनों को हटाकर एक मास लगा दो, तो ये प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है। रिड्यूस मास के बाद ऐसा लगता है कि स्प्रिंग है और एक मास लगा हुआ है, बस। अब तुम जान, बस ये नई चीज है तुम्हारे लिए, रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट। हटा के एक रिड्यूस मास लगा दो, तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा, इट्स 2 पाई रूट ओवर m था ना, m की जगह रिड्यूस मास आ जाएगा डिवाइडेड बाय k। ये सीरीज एंड पैरेलल का नहीं है, ये बेसिकली है सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन। लेकिन आपको पता है एक स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड हो तो टाइम पीरियड क्या होता है? दो मास कनेक्टेड थे तो एक रिड्यूस मास ले लिया, दोनों मासेस को हटाकर एक सिंगल मास लगा दिया, तो इट्स t is 2 pi रूट ओवर म्यू बाय k। इतना लिख लीजिए, इतना लिखिए। ये सर इंपॉर्टेंट इसमें है वो एक सीरीज वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हम? ये कितने स्प्रिंग्स हैं प्रसाद? सर एक ही है। सीरीज किसके साथ सॉरी है? सर। कैसे लगता है? स्प्रिंग एक ही है, मास तो है। चलो जी, लिख डाला। अब आगे जितने भी सिस्टम्स हैं, उन सारे सिस्टम्स के लिए जरूरी है कि आपको कुछ पुरानी चीजें ग्रेविटेशन की याद होनी चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं किया वो सीख लेंगे अभी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक वेरिएशन मैं यूज करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसको ऐसे देखिएगा, ये अर्थ है, अर्थ में कुछ, आप ये सेंटर ऑफ अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ है, और आप यहां चले गए, इस पॉइंट पर आप चले गए। अर्थ के रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर। अर्थ के सेंटर से यहां तक का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज वाई। यहां तक का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज वाई। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो g प्राइम होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो g लिखते हैं ना हम 9.8, वो होती है सरफेस पर। अगर आप अंदर चले गए तो g प्राइम की वैल्यू होती है g इंटू वाई बाय आर। तो मैं फिर लिखता हूं यहां, g इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g है। g प्राइम है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ। डेप्थ में ले जाओगे ना मास को, यहां अंदर ले गए अर्थ के, तो इतना रह जाएगा। y is separation between center of earth and body। ये है ना बॉडी, यहाँ बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच में सेपरेशन y है। इसे मैं यूज करूंगा तो यहां जो वेट हो जाएगा ना बॉडी का, वही वेट लॉज ऑफ मोशन सबने पढ़ा, mg लिखते थे, अब g नहीं लिखेंगे, g प्राइम लिखेंगे। वेट आ जाएगा mgy बाय r। इसे मैं यूज करूंगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। जल्दी से लिख डालो इसे। वेट सब जानते हैं, mg लॉज ऑफ मोशन, कोई ऐसा नहीं, इससे ना करो। बस जब हम वेट लेते थे तो हम अर्थ की सरफेस पे रखते थे, अब हम डेप्थ में लेके जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा। mgy बाय r, चलिए इतना लिख लीजिए।
चलिए इतना लिख डाला आप लोगों ने, लिखा ये सबने? चलो नेक्स्ट। इसको मैंने इसलिए कराया था ताकि आप ये क्वेश्चन कर पाए। कहता है शो दैट मोशन ऑफ बॉल थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ इज SHM। तो वो कहता है कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये अर्थ का सेंटर हो गया। अर्थ के सेंटर से आपने एक बॉल को पास कर दिया। अब यहां पर इसे खाली करना पड़ेगा। आपने क्या किया, यहां पर एक टनल ले ली, अर्थ के सेंटर से पास होती हुई एक टनल ले ली। तुमने अर्थ को नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक खोद डाला, पूरा एक टनल खींच दी नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी अर्थ। ये है सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां से एक बॉल डाल दी। अब भाई अर्थ के चारों तरफ तो फ्री स्पेस है ना, स्पेस है, आप स्पेस में ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है। अगर ये यहां से बॉल को फेंका आपने तो क्या होगा बॉल के साथ, क्या लगता है, यहां निकल जाएगी, सैटर्न पे जाके गिरेगी, नीचे किस पे गिरेगी, सबसे करीब कौन है, मार्स है। क्या लगता है भाई बताओ, बॉल को जब फेंकोगे तो क्या नीचे से गिर जाएगी, ऑसिलेट करेगी। नो सर। ऐसे नहीं होगा कि यहां से निकल के नीचे मार्स पे कोई खड़ा हो, सर पे जाके गिरी बॉल। करेगा क्या, अर्थ हमेशा बॉल को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। बॉल मान लो अर्थ से वाई डिस्टेंस पर है, वेट एक्ट कर रहा होगा यहाँ mg नहीं होगा, mg प्राइम होगा, क्योंकि डेप्थ में है ना कुछ। अब जैसे ही सेंटर पर आएगा वेट 0 हो जाएगा, लेकिन इसने इतना मोमेंटम गेन कर लिया होगा कि ये बॉल नीचे चली जाएगी यहाँ। फिर अर्थ क्या करेगा, फिर से वेट अप्लाई करेगा टूवर्ड्स द सेंटर। वेट जब मैं पढ़ा रहा था लॉज ऑफ मोशन में भी कि वेट हमेशा सेंटर के नीचे डाउनवर्ड्स नहीं एक्ट करता, वेट एक्ट करता है सेंटर की तरफ। हमेशा वेट जो है इसको अपनी तरफ खींचता रहेगा, एंड दिस बॉल कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ। सो बॉल विल ऑसिलेट अबाउट सेंटर ऑफ अर्थ। बॉल अर्थ के सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करती रहेगी, सीधा सीधा ऑसिलेट करेगी। अब आपको चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, रीस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉल। बॉल पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो है mg प्राइम। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द बॉल, mg प्राइम। नेगेटिव साइन के साथ लगा दिया इसे। हाँ मरियम, जाहिर सी बात है टनल खोदना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसने दे दिया तो ये लिख कर नहीं आओगे ना कि पॉसिबल नहीं है, दे दिया तो सॉल्व करके आओगे। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, वेट की तरह एक्ट करेगा। जी प्राइम मैंने अभी बताया था, जी प्राइम क्या है, जी वाई बाय आर। नहीं, जी प्राइम क्या बताया था, जी प्राइम होगा जी वाई बाय आर। इसे मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन, इसे मैंने कहा सेकंड इक्वेशन। सेकंड को उठाओ और 1 में रख दो, तो जब आप ये काम करेंगे तो ये आएगा -mgy डिवाइडेड बाय आर। तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो आपको ये सब कांस्टेंट है, देखो ये पूरा कांस्टेंट है, ना मास चेंज हो रहा है, ना जी की वैल्यू 9.8 फिक्स होती है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है। तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ky, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ ky। और यहाँ जो k है वो k है mg/r। तो जिसे आप स्प्रिंग फैक्टर कहते हैं वो स्प्रिंग फैक्टर इतना आ गया, दिस इज योर स्प्रिंग फैक्टर। ओमेगा क्या, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, टाइम पीरियड क्या होगा, इट्स 2 पाई रूट ओवर m बाय k की वैल्यू रख देना, टाइम पीरियड मिल जाएगा। इस k को उठाकर यहाँ रख देना।
भाई नेक्स्ट क्लास सैटरडे होगी, सेम मीटिंग आईडी, सेम टाइम जो लास्ट सैटरडे था 9 to 10:30 AM। और ये लास्ट क्लास होगी सैटरडे वाली एसएचएम की। एसएचएम में जो थोड़ा बहुत रह गया उसे हम सैटरडे वाइंड अप कर देंगे, सर और हम उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से वेव स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, सर ये वाली कंडीशन भी आइडियल है ना? कौन सी कंडीशन? ये ऑसिलेट करने वाली। क्यों? सर अगर नहीं है तो उसमें क्या फ्रिक्शन या फिर कोई भी अपोजिंग फोर्स क्या है जो मतलब हाँ, फ्रिक्शन नहीं ले रहे, फ्रिक्शन नहीं ले रहे। इस मतलब उसमें है क्या सर? वही है एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन कहाँ है? वेट है भाई, वेट खींच के ला रहा है इसको अपनी जगह। नहीं सर, मैं जैसे पूछ रहा हूँ, जैसे हमने इससे पहले स्प्रिंग वाला जो सिस्टम कंसिडर किया था उसमें फ्रिक्शन ड्यू टू द सरफेस और पेंडुलम में एयर फ्रिक्शन होता है, तो इसमें क्या लगेगा? एयर फ्रिक्शन होगा भाई, एयर वैक्यूम तो है नहीं, एयर फील्ड होगी वहाँ बीच में। जी सर वही कह रहा था। हम्म। चलिए भाई, इसे आज यहीं छोड़ेंगे। सैटरडे लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, इसके बाद हमें वेव स्टार्ट करना है।